नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर, जिसमें मैं बात कर चुका हूँ कूलॉम्स लॉ, चार्जेस, प्रॉपर्टीज, वैलिडिटी, उसकी एप्लीकेशंस। अब हम लोग क्वेश्चन राउंड में हम लोग चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैं किसी भी क्वेश्चन में जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती हैं वो सारे डिस्कस करता हूं, और उसका मकसद बस सिर्फ ये होता है कि क्योंकि लॉज लिमिटेड हैं तो हर जगह वही लगते हैं, पर सिचुएशन या कंडीशन इस तरह के अरेंजमेंट बदल दिए जाते हैं तो अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा पूरा फोकस इस पे रहता है कि मैं आप लोगों को ये बार बार याद दिलाऊं कि लॉज की लिमिटेशंस हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनके डेरिवेशन हैं, इसमें अजम्पशन और कंसिडरेशंस हैं। यदि आप वो शुरू में ही सीख गए, जो कि बहुत कम में रहता है, तो बाकी सब जगह आपको सोचना होता है कि इसमें अलग से हम क्या और भी प्लान करें, वही फार्मूला को लगाते हुए, ताकि हम इसको भी कर लें। तो क्वेश्चन लिखते हैं और डिटेल डिस्कशन करते हैं पॉसिबिलिटीज के नाम पर। क्वेश्चन लिखिए, आप पेन कॉपी लीजिए, क्वेश्चन लिखिए। Two positive charges, each of magnitude q, two positive charges, each of magnitude q, are fixed at separation d, as shown in figure. Then find net electrostatic force on third charge small q. Then find net electrostatic force on third charge small q at distance x from midpoint on perpendicular bisector. हालांकि शोन इन फिगर लिखा हुआ है तो और भी छोटा क्वेश्चन लिखवाया जा सकता था। तो हम लोग क्वेश्चन में है दो चार्ज कैपिटल क्यू डी सेपरेशन पर फिक्स्ड हैं। ये दोनों डी सेपरेशन पे, जैसा कि मैं बताया हूं आप लोगों को कि सबसे पहले हमें एक रफ डायग्राम बनाना होता है, फिर हमें देखना होता है कि वो अरेंजमेंट कैसा है, उसमें क्या पाना है। अगला होता है जो चीजें जरूरत है वो अज्यूम करते हैं, अपने से मानते हैं, फिर वो लॉज लगाते हैं जो उसके लिए वैलिड होता है, जो सही होता है। वो बहुत सारे लॉज हैं, और इक्वेशंस लिखते हैं, रिलेशन लिखते हैं, और तब तक सब्स्टिट्यूट करते हैं उन चीजों की ज्योमेट्री से, उन चीजों को जो हम अपने से माने होते हैं, जब तक कि दिए हुए क्वांटिटीज के टर्म में न आ जाए। तो कहा गया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक क्यू चार्ज है, और बताना है कि इस पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है। तो मैं क्वेश्चन में तो बहुत कम ही पूछा हूं। जब मैं केस बना के स्टडी करूंगा इसका, तो उसमें इतनी सारी चीजें पूछने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं, कि उसके बाहर की पॉसिबिलिटीज आप मान के चल सकते हैं होगी ही नहीं। तो ये समझते हैं। चलिए देखते हैं। ये दो चार्ज फिक्स है,
ये थर्ड चार्ज इस पे क्यू पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना है, और ये फिगर में ये दिया रहेगा x दूरी पर, या फिर क्वेश्चन में लिखा रहेगा। यदि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो आपको पता है। अच्छा, पहले सोचते हैं इस पे कितने फोर्सेस लगेंगे। जैसा कि मैं पढ़ाता आया हूं उसके अनुसार जितने भी चार्ज होते हैं सराउंडिंग में सब लगाते हैं, तो ये भी लगाएगा इस पे और ये भी लगाएगा इस पे, दो ठो हैं तो दोनों लगाएंगे इस पे, और इसका मतलब दो फोर्स लगेगा, तो दोनों फोर्स लगाते हैं। इसके द्वारा ऐसे ऐसे फोर्स लगाया जाता है, हमेशा ध्यान देना चाहिए। इसके द्वारा इस पे, तो इस पे यदि सेम साइन है तो अवे, और अपोजिट साइन है तो अपनी तरफ, तो क्योंकि सेम साइन माने हुए अवे एफ। सिमिलरली यहां पे आप देखेंगे तो फिर से इसके द्वारा इस पे ये अपनी तरफ खींचेगा कि अवे रिपेल करेगा, तो प्लस प्लस रिपल्सन, इसके द्वारा इस पे एफ। ये समझना है हम लोगों को, ठीक है। ये दोनों, अच्छा इसका नेट फोर्स 2F नहीं होगा। हम लोग इस बात का हमेशा ख्याल करेंगे कि बात अक्सर या तो नेट पूछा जाता है या तो नेट से हमें कुछ निकालना होता है, पूरे फिजिक्स में ही होता है। और उसमें हम लोगों को ध्यान देना होता है, दो ही तरह की क्वांटिटीज होती हैं, या तो स्केलर होती हैं या तो वेक्टर होती हैं। और अक्सर बात होती है जोड़ लेने की, मास जोड़ लेने की, इनर्शिया जोड़ लेने की, एरिया जोड़ लेने की, वॉल्यूम जोड़ लेने की, है ना। और बहुत सारे वेक्टर्स भी ऐसे ही, वेक्टर फोर्स जोड़ने की, फील्ड जोड़ने की, वेलोसिटी जोड़ने की, वेलोसिटी घटाने की, इस तरह की बातें होती हैं। तो हमें ये देखना होता है कि ये वेक्टर है कि स्केलर है। यदि वेक्टर है तो वेक्टर की तरह जुड़ेगा डायरेक्शन के साथ, स्केलर है तो स्केलर की तरह जुड़ेगा। तो ये इसका नेट फोर्स 2F नहीं होगा, बल्कि हमें वेक्टर की तरह जोड़ना होगा, जो वेक्टर के लॉज हैं। तो वेक्टर के लॉज हैं, डायरेक्शन के साथ जुड़ते हैं। और आपको पता होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास फार्मूला भी है दो चीजों का, वेक्टर का, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा √, ठीक है। और दूसरा एक और तरीका है एक्स वाई एक्सिस मान के रिजॉल्व करके। चलिए देखते हैं। ये मान लेते हैं थीटा है और ये मान लेते हैं थीटा है, ठीक है। ये थीटा है और ये थीटा है। आमने सामने एंगल ये भी थीटा होगा, आमने सामने एंगल ये भी थीटा होगा। अब हम ये मान रहे हैं कि इसको मान लेते हैं ये x है और इसको मान लेते हैं y एक्सिस है। आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, यदि ये B है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, आधा आधा डिवाइड कर रहा है, तो ये है d/2 और ये है d/2। ये दिया हुआ था, लेकिन थीटा नहीं दिया था, f नहीं दिया था, xy नहीं दिया था। क्या इससे सीखना है? आपको फ्रीडम है किसी भी क्वेश्चन में अपने से एक्सिस मानना, थीटा मानना, जो भी जरूरत है, f लिखना, जो भी जरूरत है, इस तरह का r लिखना, ये r दूरी, मैं आपको ये बताना चाहता था। तो ये जरूरी है। कई बच्चे इसलिए क्वेश्चन नहीं कर पाते क्योंकि ये अज्यूम नहीं करते अपने से, बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये एक पॉइंट है। अच्छा, अगला पॉइंट, फोर्सेस को रिजॉल्व करके जोड़ते हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर में ऐसे ही होता है। आपको याद दिला दूं, यदि वेक्टर एक तरफ है तो सिंपली स्केलर की तरफ जोड़ लेते हैं, वेक्टर उल्टा है तो जोड़ने पे घट जाते हैं, वेक्टर परपेंडिकुलर है तो √a² प्लस b², अब वेक्टर यदि थीटा एंगल पे है तो तब तो फार्मूला वही लगता है, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। और चाहे इस तरह का रिजॉल्व करके भी अप्रोच कर सकते हैं
ये तो मैं आप लोगों को उसी का रिजल्ट बता रहा हूं जो फार्मूला है। इसको तोड़ते हैं, इसको इधर तोड़ते हैं, इसको इधर तोड़ते हैं। इधर तोड़ेंगे तो इधर आएगा f cos थीटा इधर की तरफ, और इधर आएगा f sin थीटा। इसको भी तोड़ेंगे तो इधर आएगा f cos थीटा, तो इसका भी f cos थीटा और इसका भी f cos थीटा, ये हो जाएगा 2f cos थीटा, और इसका इधर हो जाएगा f sin थीटा। अब देख रहे होंगे यदि इनको जोड़ा जाएगा x वाला तो 0 आएगा, लेकिन y वाला जो जोड़ा जाएगा तो मिलेगा 2f cos थीटा। हम लोगों को मिला f नेट, दिस इज f नेट, क्योंकि x तो 0 हो गया है। यदि x 0 हो गया है तो f नेट यही वाला है, केवल ये वाला। और वैसे भी एक याद दिला दूं आपको, जब दो फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, जब दो फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं तो उनका नेट हमेशा बीचों बीच आता है, एंगल बाइसेक्टर पे आता है। ये पहली बार बात नहीं हो रही है, लेकिन हाँ जब मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं तब इसकी वैल्यू रखते हैं, 2f cos थीटा की वैल्यू रखते हैं 2:2, लेकिन अब दिक्कत है f क्या है। तो f क्या है उसको मैं लिखता हूं। f क्या है, तो f है k q बाई r स्क्वायर। f ये है, ठीक है, f ये है। यदि f ये है तो f को लिखना पड़ेगा। देखिए वो कुछ नया नहीं लिखा हूं, k q यही f, ये k q1 q2 बाई r स्क्वायर f। लेकिन cos थीटा जल्दी जल्दी में लोग भूल जाते हैं, cos थीटा नेट फोर्स में आएगा, और cos थीटा जरा यहां से देखिए, ये 90 डिग्री है, cos थीटा यहां से बेस ये थीटा है x बाई आर, x बाई आर, ये वैल्यू हो गया k q x बाई आर क्यू। लेकिन भूल मत जाइएगा, एक रिलेशन जरूरी है। अब दिक्कत यह है कि चीजें आ चुकी हैं, ये सब दिया हुआ है, ये नोन होता है, ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ, ये नहीं दिया है, इसीलिए आंसर नहीं सही है। अच्छा दिया होता तो ठीक है, सो नहीं दिया है, इसीलिए r बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, अंडर रूट, ये समझना है। पाइथागोरस थ्योरम अंडर r बराबर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। यदि ऐसा है तो यहां पे रख लेते हैं, और ये हो गया k q x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, डी स्क्वायर बाई 4 क्यू। यदि ऐसा है तो एफ नेट आ गया, एफ नेट की वैल्यू है के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 टू दी पावर 3/2। 3 और अंडर रूट 1/2, सो 3/2। यही हम लोगों को बातचीत करनी थी, यही पाना था, यही रिजल्ट है। तो मैं हम लोग से बात कर चुका हूं कि जब हम लोग बात करेंगे किसी भी चीज पर तो उसका डिटेल पढ़ेंगे। इसको मैं चाहूं तो इस पे बातचीत मैं लगभग 10 दिन तक करता रहूंगा, सारी पॉसिबिलिटीज लेके।
लेकिन 10 दिन तक तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा करेंगे, ताकि आपको ये महसूस हो कि अर्गुमेंट कैसा भी हो उसके अप्रोच सेम होते हैं, उसी में आसान क्वेश्चन 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 होते हैं, उसी में थोड़ा टफ भी होते हैं, और पढ़ेंगे थोड़ा और टफ, और पढ़ेंगे इसी में थोड़ा और टफ। तो और पढ़ने पे टफ का ये मतलब नहीं है कि वो आपसे आ नहीं सकता, तरीके इसी में आगे की बात होती है। ठीक है। अब रही बात एक्स तो फिक्स था, एक्स तो फिक्स था, लेकिन यदि ये बात होने लगे कि ये वाला जो पॉइंट है, ये यहां से एक्स दूरी यदि वैरी करने लगे हम लोग, तो क्या होगा? क्वेश्चन ये है, यदि हम लोग यहां से चीजों को एक्स को वैरी करने लगे तो ये जो फोर्स है उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो एक्स को बदलते हैं और देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। पहले मैं क्या सोच रहा हूं, यदि एक्स को बदला जाए तो एक्स कहां से कहां तक हो सकता है? जो एक्स है यहां से दूरी, ये दोनों फिक्स है तो डी फिक्स है, तो यदि एक्स को सबसे कम तो हो सकता है 0, इस चार्ज को खींच के यहां लेके आओ, तो यहां पे x 0 और x 0, तो फोर्स 0, इसका इधर फोर्स, इसका इधर फोर्स, और नेट फोर्स 0, तो यहां पे रखने पे 0 फोर्स आना चाहिए, और दूर करने पे फोर्स बढ़ेगा, दूर करने पे फोर्स बढ़ेगा, दूर करने पे फोर्स बढ़ेगा। क्वेश्चन ये है, फोर्स बढ़ने की बात इसलिए हो रही थी क्योंकि यहाँ पे 0 है तो ऊपर में तो कुछ ना कुछ मिल रहा था, तब तो बढ़ना ही चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि क्या बढ़ता ही रहेगा कि क्या कभी डिक्रीज भी होगा, घटेगा भी? और यदि बढ़ते हुए फिर कहीं घटने लगा तो जहां पे बढ़ने का एंड होगा, जहां से घटना शुरू होगा, वहीं पर मैक्सिमम फोर्स होगा। एक ये पॉइंट है जो समझना है। क्वेश्चन ये भी स्टेटमेंट में आ सकता है कि एज ए फंक्शन ऑफ एक्स डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन दिस चार्ज स्मॉल q ऑप्शन always increases, first increases then decreases, always decreases, cannot say, कांस्टेंट। ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है पूछने के लिए। तो अब दिक्कत यह है कि अब क्या होगा? तो एक चीज तो है, पहले चेक कर लेते हैं। कई बार क्रॉस चेक से भी हम लोग छोटे मोटे क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे देख रहे हैं और x को 0 होने पर, x 0 हो जाए, x 0 होने का मतलब है, देखिए x ये दूरी है, दूरी 0 होने का मतलब ये यहां पे आ जाए, इधर आएगा तो x कम होगा और उधर जाएगा तो x बढ़ेगा, तो x 0 करने का मतलब चार्ज यहां पर है और चार्ज यहां पर है, इसका मतलब फोर्स 0 है और फोर्स 0 आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखा जा सकता है कि x 0 करने पर कहां पे 0 आ रहा है। देखते हैं सही आया है कि नहीं। देखिए यहाँ पे x 0 करने पर फोर्स 0 आ रहा है, x 0 यहां भी, x 0 यहाँ पे 0 करोगे तब तो कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 0 करोगे तब पूरा 0 हो जाएगा और सही है। इमेजिन करिए कि यहाँ पे x नहीं d/2 होता या d होता, केवल x यहां होता, तो x को 0 करते और फोर्स 0 किसी और उस ऑप्शन में नहीं आता। तो क्रॉस चेक भी आपको आना चाहिए। एक ये भी पॉइंट है जो समझने की बात है। अगला पॉइंट, x 0 पे हमें 0 दिख रहा है, सही है। अब वो वाला आंसर बता देते हैं कि जब x बढ़ाएंगे तो क्या होगा।
तो जब x बढ़ाएंगे तो क्या होगा ये भी सोच लेते हैं। मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्योंकि यहां पर 0 है तो यहां पे तो बढ़ेगा, और केवल बढ़ता नहीं रहेगा, क्योंकि जब ये इनफाइनाइट पर पहुंचेगा, मतलब x इनफाइनाइट को टेंड करेगा। एग्जांपल लेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। माना कि इनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, इनकी बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, और बात हो रही है यहां से कितने दूर पर, 1000 किलोमीटर ऊंचा बात करें तो इस पे कितना चार्ज, कितना फोर्स लग रहा होगा। 1000 किलोमीटर का मतलब है इनफाइनाइट दूर, कंपैरेटिवली आंसर है 0 फोर्स आना चाहिए। क्यों 0 फोर्स आना चाहिए? क्योंकि इनफाइनाइट दूरी पे इसका भी फोर्स 0 होता है, के क्यू क्यू बाई इनफाइनाइट स्क्वायर, और के क्यू क्यू बाई इनफाइनाइट स्क्वायर। तो इनफाइनाइट दूरी पे किसी पॉइंट चार्ज का किसी पॉइंट चार्ज पर 0 फोर्स होता है, तो इसका भी 0 फोर्स होगा और इसका भी 0 फोर्स होगा, तो नेट 0 फोर्स होगा। इसका मतलब यह है कि यहां पर भी 0 है और इनफाइनाइट दूरी पर भी 0 है, तो ऐसा नहीं है कि हर जगह 0 है, क्योंकि फोर्स तो दिख रहा है, इनका नेट ऐसे आ रहा था। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे 0 है तो पहले बढ़ा होगा, फिर घटने के बाद 0 हुआ होगा, इसके अलावा कोई संभावना नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर है नेट फोर्स फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। रीजन आपको समझा दिया। एक और चीज है, यदि वैल्यू आ गया है, यदि ये वैल्यू आ गया है तो इसको मिटा देते हैं। यदि वैल्यू आ गया है इसको मिटा देते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेशन है। और बात करते हैं किसकी? बात करते हैं इसके वैल्यू की। x बराबर 0 रखने पर f नेट 0 है, ठीक है। लेकिन x टेंडिंग टू इनफाइनाइट जब रखा जा रहा है तो भी मेरे बातचीत से आ चुका है f नेट 0 ही होगा। जो लोग मैथ साइड से हैं, मैथ्स पढ़े हैं, वो तो लिमिट से भी कर सकते हैं। यदि मैं कहूं कि इसका लिमिट लो, कहूं कि लिमिट के क्यू क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 टू द पावर 3/2 एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट। लिमिट लो, क्योंकि लिमिट डायरेक्ट रखने पे तो गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है डायरेक्ट रखने पर? समझने वाली बात है। इनफाइनाइट रखा जाएगा, जैसे यहां पे है, तो इनफाइनाइट यहां पे रखा जाए और इनफाइनाइट यहां पे रखा जाए, तो रिजल्ट आएगा इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। तो पता नहीं चल रहा है क्या आएगा, जो कि बिना मैं इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट के सोच के मैं बता दिया हूं कि 0 आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट दूरी पे इसका भी अपना फोर्स 0 होगा, इसका भी अपना फोर्स 0 होगा, तो नेट तो 0 होना चाहिए, जो मैं लिख चुका हूं। लेकिन जो लोग लिमिट नहीं पढ़े होंगे, जो मैथ्स में है, तो ठीक है, वो बस इतना ही जान ले, चाहे मेरी तरीके से सोच ले। नहीं तो जो मैथ्स पढ़े हैं, लिमिट पढ़े हैं, वो मेहनत करें और उनको 0 मिलेगा। एक ये पॉइंट है, समझने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट हुआ जो हम लोग बात किए। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट, ये बात हो रही है कि चलिए, जब इसको चार्ज को ऊपर ले जा रहे थे तो 0 फोर्स यहां पर था,
वो बढ़ा 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 बढ़ा, जहां से घटना शुरू हुआ वहां पर मैक्सिमम है, तो वो कहां है और कितना है? 2 पॉइंट। वो जगह कहां है और वो वैल्यू कितना है। अब हम लोगों को पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से cos थीटा और r वेरी कर रहा है, ऊपर जाने पर थीटा कम हो रहा है, थीटा कम हो रहा है तो cos थीटा बढ़ रहा है, पर r ज्यादा हो रहा है तो फोर्स कम हो रहा है। दोनों के बीच में फाइट है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो पॉइंट कहां है। जब भी नहीं समझ में आए जनरल पॉइंट, बात इस क्वेश्चन की नहीं है, बात इस चैप्टर की नहीं है, बात इसकी है कि जब कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन इस तरह का कहीं भी मिले, कोई भी चैप्टर हो, मैं इवन कहता हूं कोई भी सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, कोई भी हो, चैप्टर हो, सब्जेक्ट हो, आपको जनरल एक्सप्रेशन निकाल के और आपको डिफरेंशिएट करना होता है और उसको 0 से इक्वेट करना होता है, तब जाकर मैक्सिमा मिनिमा मिलता है। ये समझने की जरूरत है। अब आप लोग कुछ ये भी मुद्दा उठा सकते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। मैं आपको बता देता हूं, छोटे छोटे तौर पे आप लोगों को आज आइडिया दे देता हूं, उसके बाद आप लोग इसको ख्याल रखिए क्यों हम लोग ऐसा करते हैं। पहले तो मैं बताता हूं कि मैं करने क्या जा रहा हूं। जब भी मैक्सिमम मिनिमम फोर्स की बात होगी तो हम लोग डिफरेंशिएट करके 0 करेंगे। फॉर मैक्सिमम एफ नेट, फॉर मैक्सिमम एफ नेट, डी एफ नेट बाई डी एक्स बराबर 0। आप कह सकते हैं कि सर ये मैक्सिमम एफ पाने के लिए डिफरेंशिएट करके 0 क्यों कर रहे हैं, क्यों किया जाता है? किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है किसी भी क्वांटिटी को? जिसके टर्म में वो होता है, वेरिएबल के टर्म में उस क्वांटिटी को। और बात एफ नेट की नहीं है, बात करेंट मैक्सिमम, प्लेन मैक्सिमम, एक्सलेशन प्लेन का एंगल मैक्सिमम, रेंज मैक्सिमम, एक्सेलरेशन मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, दिस मैक्सिमम, दैट मैक्सिमम, कुछ भी मैक्सिमम या मिनिमम भी, तो जनरल इक्वेशन निकाल के डिफरेंशिएट करके 0 करते हैं। जब चीजें ऐसी बदलती हैं कि हमें आइडिया न लगे। कैलकुलस की खोज इसके लिए भी हुई थी कि हम लोग कहीं पे भी इन चीजों को समझ पाए, जो रेट ऑफ चेंज के बारे में बताता है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा करते क्यों हैं। तो ये तो हालांकि मैथ्स का पॉइंट है, पर जैसा कि मैं आपसे बोला था कि मैं केवल आपको चीजें रटवाऊंगा नहीं, हर एक के पीछे रीजंस बताऊंगा, वो जानना जरूरी है। तो चलिए हल्का सा आइडिया दे देता हूं। आपको याद होगा कोई चीज बढ़ के घटे, घट के बढ़े, कुछ हो, तो आप याद करिए डिफरेंशिएशन स्लोप देता है। क्या देता है? डिफरेंशिएशन स्लोप देता है। और स्लोप आपको पता है क्या है? स्लोप इसे कहते हैं, स्लोप इसे कहते हैं टैन थीटा, स्लोप इसे कहते हैं, स्लोप इसे कहते हैं, स्लोप इसे कहते हैं। अब देखिए लोकल मैक्सिमा, इसे मैक्सिमा कहते हैं, इसे मिनिमा कहते हैं, इसे मैक्सिमा कहते हैं, इसे मिनिमा कहते हैं, इसे मैक्सिमा कहते हैं। लोकल मैक्सिमा, अच्छा लोकल कहते हैं, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल सो ऑन। तो जहां जहां लोकल मैक्सिमा होता है स्लोप 0 होता है, क्योंकि उससे पहले प्लस होता है बाद में माइनस होता है। और जहां जहां मिनिमा होता है वहां पे भी स्लोप 0 होता है, क्योंकि उससे पहले माइनस स्लोप होता है और बाद में प्लस होता है। सिमिलरली जहां जहां मैक्सिमम होगा, चाहे जहां जहां मिनिमम होगा, वहां वहां स्लोप 0 होगा,
और स्लोप यही होता है, इसीलिए उसे पाने के लिए हमें डिफरेंशिएट करके जीरो करना पड़ता है। बात इसकी नहीं है कि फोर्स की हो रही है बात, कि बात करंट की हो रही है, कि बात वेलोसिटी की हो रही है, कि बात मोमेंटम की हो रही है, कि बात फील्ड की हो रही है, कि बात इनर्शिया की हो रही है, कि बात सेंटर ऑफ मास के पोजीशन की हो रही है। फर्क नहीं पड़ता कि किसकी हो रही है, लेकिन करना ही पड़ता है जनरल रिलेशन निकाल के, और ये करना होता है जो मैं बता रहा हूं। तो कहते हैं फिर यदि थ्योरी है, और थ्योरी में बता चुका हूं कि हम लोग डिफरेंशिएट करके किसी चीज को जीरो क्यों करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम पाने के लिए। फोटो आपके सामने है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम पर, लोकल मैक्सिमम मिनिमम पर नेट, जो लोकल मैक्सिमम मिनिमम पर जो स्लोप होता है वो जीरो होता है, और फोटो में दिख रहा है साफ, तो ठीक है, जीरो होता है। डिफरेंशिएट करते हैं इसको और देखते हैं क्या आता है। इसी को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन में जो जो चीजें कांस्टेंट होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। के क्यू क्यू, ये याद करिए, जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है वो बाहर होता है, जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है वो बाहर होता है, एक्स स्क्वायर। अच्छा हाँ, बहुत सारे लोग इसको डिफरेंशिएट करके वीडियो पॉज करें और डिफरेंशिएट करके जीरो करके कंडीशन निकालें और मैक्सिमम फोर्स निकालें और देखें कि वैल्यू क्या आ रही है, और उसको कैलकुलेट करें फोर्स के लिए भी, मैक्सिमम फोर्स के लिए भी। तो एक बार देखिए, बहुत सारे बच्चे इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो एक बार वीडियो पॉज करके देखिए कि आपको क्या डिफरेंशिएशन आता है, और यदि आता है तो क्या यहाँ पे आपसे पूरा कैलकुलेशन हो पा रहा है। मैं तो कर देता हूं, आप उसके बाद देखिएगा कि आपका सही है कि नहीं। नीचे वाला बाहर होता है और डिफरेंशिएशन ऊपर वाले की होती है। ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है ये सब तो बाहर आ गया है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होता है माइनस, ऊपर वाला बाहर होता है और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन होता है। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन होता है। होल डिवाइडेड बाई नीचे वाला का स्क्वायर बराबर जीरो। देख लीजिए सभी लोग, चीजें सही है कि नहीं। यदि ऐसा है तो फिर हमें अब हमें ये मिटाना होगा, और अब हमें सॉल्व करना होगा इसको। बहुत सारे लोग इसको कर नहीं पाते। अब देखो क्या हो रहा है, ध्यान से। ये जो वैल्यू है, ये जो सामने जो वैल्यू दिख रहा है, इसमें ये जो है वो उधर जाएगा तो जीरो होगा, और ये भी पूरा उधर जाएगा तो जीरो होगा। बचेगा क्या वो देखते हैं। तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 टू द पावर 3/2 इंटू 1 माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होगा जो सामने दिख रहा है, ये 3/2 है। इसका जो वहां का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा, पावर बगल में आ जाएगा और पावर एक कम हो जाएगा। पावर एक कम हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसमें -1 करोगे तो 1/2 बचेगा,
और जो अंदर में ये एक्सप्रेशन होता है इसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना होता है, इसको 2x करना होता है और बराबर 0। फिर से ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। वो जो डिफरेंशिएशन है पावर बगल में आता है, पावर एक कम हो जाता है और जिसको हम लोग इकट्ठा माने होते हैं उसको फिर से डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसका तो 0 होगा, इसका 2x होगा और बाकी ये सब उधर जाके, इन सब को लिखना नहीं है, ये सब उधर जाके 0 हो चुका है। जरा देखो क्या आ रहा है, अब इसमें अंडर रूट कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन आ रहा है, मतलब x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 1/2 ब्रैकेट में क्या आया वो देखने वाली बात है। ब्रैकेट में यहां पर 1/2 निकल गया तो x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 आया है यहां पर, और माइनस यहां पे देखो 2 कैंसिल, ये पूरा बाहर आ चुका है, ये पूरा बाहर आ चुका है, ये बचा क्या 3x स्क्वायर, 2 कैंसिल, 3x स्क्वायर बराबर 0। 3x स्क्वायर बराबर 0। फिर इसको ये 0 हो नहीं सकता, इसलिए इधर ले जाके 0 करेंगे और यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब देखिए यहां से आपको यहां जाना है, यहां से आपको यहां आना है, यहां से आपको यहां आना है और यहां से फाइनली मैं लिखने जा रहा हूं यहां पे आना है। ये उधर जाके 0 हो गया, इसको सॉल्व किया जाएगा तो अब देखोगे डी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0। तो x स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर बाई 8, सो x बराबर प्लस माइनस डी बाई 2√2। एक चीज और सीखने को मिली, जब भी हमें कोई चीज का मैक्सिमम मिनिमम पाना हो, फॉर मैक्सिमम नेट और मिनिमम नेट, किसी चीज का मैक्सिमम मिनिमम पाना हो तो जब डिफरेंशिएट करके एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करके 0 करते हैं ये सोच के, तो हमें इसका मैक्सिमम मिनिमम डिफरेंशिएट करके 0 करते हैं तो इसका मैक्सिमम मिनिमम नहीं मिलता, इसका मतलब कहीं भी नहीं मिलता, कंडीशन मिलता है। क्या मिलता है? कंडीशन मिलता है, सिचुएशन मिलता है ना, वो केस, वो वेरिएबल की वैल्यू मिलती है, वेरिएबल की वैल्यू मिलती है। और ये भी अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है। तो यदि मैं कहूं, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी हो गया, मैं कहूं कि बताइए यहां पे कितना दूरी पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, कितना दूरी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, वो मैक्सिमम होगा कितना दूरी पर? तो आंसर है d/2√2 दूरी पर। क्या आंसर है? d/2√2 दूरी पर मैक्सिमम फोर्स हो रहा होगा। तो अगले क्लास में हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे, अगले क्लास में हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे और मैक्सिमम फोर्स निकालेंगे और डिटेल में ऑसिलेशन, माइनस चार्ज के लिए, इन सब के लिए देखते हैं कितने लोग होम असाइनमेंट के नाम पर ये जो वेरिएशन है फोर्स का, इसका ग्राफ खींचते हैं और मैक्सिमम नेट फोर्स। यदि मैं कहूं कि मैक्सिमम नेट फोर्स कितना होगा तो आप लोग घर पे इसको यहां पे रख लीजिएगा, x की जगह रख लीजिएगा, जो वैल्यू आएगा वही रिजल्ट है मैक्सिमम फोर्स लिए। फिलहाल पोजीशन तो आ चुका है,
तो इसको याद भी रखना है आपको। और अगले क्लास में हम ग्राफ खींचते हैं और जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती है उसको भी अगले में डिस्कस करते हैं। तो आप लोग तब तक ग्राफ खींचिए सोच के कि किस तरीके से 0 से 0 मैक्सिमम होगी, ये हो रहा है, और बाकी आगे हम डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।